लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 12। दूसरे दिन पिताजी ने मुझको हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार रहने को कहा। मैं उनकी आज्ञानुसार आवश्यक एक एक वस्तु एकत्रित करने लगा। मन में अनेक विचारों का जमघट लगा हुआ था। अब चंपानगर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ के आकाश से स्पर्धा करने वाले किंचुक, सप्तपर्ण, दंडनी, मधुक, पाटल और खदिर के वृक्ष अब मुझसे अलग होने वाले थे। यहाँ के पत्ररथ, शेन, कोकिल, क्रौंच, कपोत आदि पक्षियों से अब मैं बहुत दूर जाने वाला था। यहाँ के ब्रह्मादत्त, वीर मित्र, बाहुकेतु आदि मित्रों से बिछड़कर मैं दूर जाने वाला था। वट वृक्ष की घनी छाया में स्थित तथा विगत 14 वर्षों से अपने प्रेम से मुझे तृप्त करने वाली उस सुंदर पर्णकुटी से मैं अब बिछुड़ने वाला था, जिसने मुझको प्राणों से अधिक स्नेह किया था, गाय के बछड़े की तरह पाला था, हरिणी के शावक की तरह संभाला था। उस राधा माता को छोड़कर अब मैं दूर न जाने कहां जाने वाला था, जिसके दूध की बूंदें मेरे अधरों पर अब भी नहीं सूखी थीं। अपनी उस प्रिय माता को मैं आंसू के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिए जा रहा था। वसु भैया यह नाम रटते रटते जिसके होठ कभी थके नहीं थे, उस चौकन्ने, निरपराध और भोले भाले शोण से अब मैं अलग होने वाला था। और सबसे बड़ी बात जो मेरे मन में निरंतर चुभ रही थी वह यह थी कि यहाँ गंगा माता के विशाल सलिल पर ऊपर उठते हुए मेरे लिए उत्साह का प्रचंड प्रवाह लेकर आने वाले सूर्य देव को पुनः उसी रूप में मैं यहाँ पर न देख सकूंगा। मैं हस्तिनापुर जाने वाला था। कैसा होगा वह हस्तिनापुर? सुनते हैं वहां बड़े बड़े प्रासाद हैं, प्रचंड व्यायामशालाएं, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से ठसाठस भरी हुई शस्त्रशालाएं, हिनहिनाते हुए विशालकाय घोड़ों की पंक्तियों से भरी हुई अश्वशालाएं, सप्तपर्ण वृक्ष की तरह आकाश के गर्भ में जिनके कलश विराजमान हैं, ऐसे भव्य मंदिर वहां हैं। और द्वार की किवाड़ों की तरह जिनके वक्षस्थल हैं, जिनकी भुजाएं और जंघाएं शक्तिशाली हैं, ऐसे असंख्य योद्धाओं से वह हस्तिनापुर भरा हुआ है। सुनते हैं कि वह कुरुकुल के राजाओं की राजधानी है। किस दिशा में होगा वह? विचारों में लीन मैं जो वस्तु हाथ में आ जाती थी उसी को लाकर झटपट रथ के पास रखता जा रहा था। इसी समय बाहर से शोण आ गया। वह मेरी सहायता करने लगा। उसको अब भी यह पता नहीं था कि आज मैं भी जा रहा था। वह बोला, वसु भैया, पिताजी हर बार रथ लेकर यहाँ आया करें तो कितना अच्छा हो, है ना? फिर तो हम लोग रथ में खूब घूमा करें। मैंने कुछ भी न कहा। आज मैं तुझको छोड़कर जाऊंगा, यह बात उससे कैसे कहूं, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अंत में जाने के लिए पिताजी रथ में घोड़े जोड़ने लगे। शोण स्वयं उनको एक एक घोड़ा लाकर देने लगा। द्वार में खड़ी हुई माता को मैंने झुककर वंदन किया। मुझको ऊपर उठाते हुए उसने देर तक मेरे मस्तक का आग्रहण किया। मुझको हृदय से लगाकर शोक से अवसन्न हो वो बोली, एक बात ध्यान रखना वसु, गंगा के पानी में कभी गहराई में मत जाना। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उनमें से 2 आंसू की बूंदें मेरे सिर पर पड़ी। मेरी समस्त देह रोमांचित हो गई। वायु की गति से मेरे शरीर का रक्त अभिसरण करने लगा। मेरे रक्त की एक एक बूंद उन आंसुओं से अत्यंत प्रेम से कह रही थी, मात, तुम्हारे इस उपदेश का मूल्य मैं कैसे संभाल कर रखूं? केवल इतना ही कहता हूं कि साक्षात मृत्यु के आने पर भी तेरा वसु सत्य से तिल भर भी कभी विचलित नहीं होगा। उसे कुछ याद आ गया। वह पुनः पर्णकुटी में चली गई।
तुरंत ही बाहर आकर उसने मेरे हाथ पर एक चांदी की छोटी सी पेटी रख दी। अत्यंत दुख भरे स्वर में वह बोली, वसु, जब जब तुझको मेरी याद आए तब तब तुम इस पेटी का दर्शन किया करना। मेरे स्थान पर इसी को देखना। यह तुम्हारी माँ ही है। यह समझकर इसको संभाल कर रखना। मैंने पेटी उत्तरीय में अच्छी तरह बांध ली। माता को फिर एक बार वंदन किया। उसने कांपते हाथ से दही की कुछ बूंदें मेरी हथेली पर डाली। मैंने उनको ग्रहण किया। एक बार उस संपूर्ण पर्णकुटी पर दृष्टि डालकर मैंने उसको आंखों में भर लिया। फिर मुड़ा। रथ तैयार था ही। शोण पिताजी से कुछ पूछ रहा था। पिताजी ने मुझसे रथ में बैठने को कहा। जैसे ही मैं रथ में बैठा, शोण ने पिताजी से पूछा, भैया कहाँ जा रहा है? अब तक उसकी आंखों में आकुलता थी। वे अब रुआंसी हो गई थीं। मेरे साथ हस्तिनापुर जा रहा है। तू भीतर जा। पिताजी ने घोड़ों की वल्गाएं अपने हाथ में लेकर एकदम उसकी पीठ पर जोर से कशाघात करते हुए कहा। घोड़े एकदम उछले और तेजी से दौड़ने लगे। शोण हाथ उठाकर, भैया रुक जा, भैया रुक जा, कहता हुआ रथ के पीछे दौड़ने लगा। मां के आगे बढ़कर तत्क्षण उसको पकड़ लिया। मैंने संतोष की सांस ली। रथ आगे दौड़ने लगा, लेकिन शोण फिर मां के हाथों से छूट गया था। दूर अंतर पर उसकी छोटी सी आकृति आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। उत्तरीय संभालता हुआ एक हाथ उठाए वह अब भी दौड़ रहा था। हम लोग नगर की सीमा तक आ पहुंचे। मैंने सोचा कि शोण हार कर अंत में वापस लौट जाएगा, लेकिन हाथ उठाकर वह अब भी दौड़ रहा था। मैंने पिताजी से रथ रोकने को कहा। हमको रुकते देखकर वह और जोर से दौड़ने लगा, परंतु भोले भाले बालक जैसे लगने वाले शोण में भी कितना बड़ा साहस था। वह मेरे साथ आना चाहता था, इसलिए वह सब कुछ भूलकर दौड़ रहा था। कितना हठी था वह। हठी क्यों? कितना स्वाभाविक और निश्चल प्रेम था उसका मुझ पर। थोड़ी देर में ही वह हाँफता हुआ हमारे पास आ गया। उसकी किशोर मुखाकृति श्वेत से तर हो गई थी। वह बहुत थक गया था, लेकिन उस स्थिति में भी तत्क्षण आगे बढ़कर वह तेजी से उछलकर रथ में कूद पड़ा। रुआंसा होकर हाँफने के कारण टूटे फूटे शब्दों में वह बोला, मुझको छोड़कर जा रहा है? क्यों रे भैया? तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा। वापस नहीं जाऊंगा मैं। मैंने पिताजी की ओर देखा। क्षण भर में ही कुछ निश्चय कर वे बोले, ठीक है, तू भी चल। शोण आनंद विभोर होकर एकदम मुझसे लिपट गया। मैंने उत्तरीय से उसके मुख पर से श्वेत बिंदु पोंछे। सचमुच कितना भाग्यशाली था मैं। मुझको शोण जैसा स्नेही भाई मिला था। नगरी के आसपास के परिचित स्थल पीछे छूटने लगे। अगल बगल की घनी वनराजी में चंपा नगरी अदृश्य होने लगी। मेरा बचपन भी अदृश्य होने लगा। आसपास की वह हरियाली जिस पर मेरे बचपन के चिन्ह अंकित थे, क्षण प्रतिक्षण मेरी आंखों से ओझल होने लगी। बकुल, खदिर, डंडनी के वृक्ष छूटने लगे। चंपा नगरी की हमारे पड़ोसियों की कुकुरमुत्तों की तरह दिखाई देने वाली पर्णकुटियां पीछे छूटने लगीं। 2 दिन पहले जिस पठार पर हमने राजसभा का खेल रचा था, नगरी के बाहर का वह पठार सामने आया। उस पर मध्य भाग में वह काला पाषाण एकाकी खड़ा खड़ा तप रहा था। मुझको राजा के रूप में मान देने वाला पाषाण का वह कल्पित सिंहासन, महाराज वसुसेन का वह सिंहासन मुझको मौन भाषा में विदा करने लगा। हाथ उठाकर मैंने उसको और चंपा नगरी को वंदन किया। मेरा बचपन हरियाली छोड़कर, अपने जीवन की हरियाली छोड़कर जाने लगा चंपा नगरी से हस्तिनापुर की ओर।